आज आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया अंबानी और अडानी मालिक है, लेकिन यही नेताओं से आप पूछिए, बीजेपी नेताओं से, ये रांची में डेमोग्राफी चेंज हुआ वो कौन सा घुसपैठियों ने चेंज किया? आपका जमशेदपुर में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है वो कौन सा घुसपैठिए ने इसको चेंज किया? इसके भी बात होनी चाहिए। का बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग गैर आदिवासी आके वहां पर भर गए, जो लोकसभा को जनरल कर दिया, दोनों विधानसभा को जनरल कर दिया। एक विधानसभा से छत्तीसगढ़ का आदमी चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बना, एक विधानसभा से बिहार का आदमी चुनाव जीत के यहाँ मंत्री बना। तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? तो रांची अनुसूचित क्षेत्र है। एक समय में रांची के 90% गांव मुंडाओं के नाम से होते थे, मुंडाओं के थे। आज उस रांची को देख लीजिए, किसने यहाँ का डेमोग्राफी चेंज किया है? कौन लोग हैं जिन्होंने डेमोग्राफी बदला रांची का? उसकी चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप सामने पुस्तकों का यह श्रृंखला देख रहे होंगे और बताने की जरूरत नहीं, करीबन इसमें से 90% जो पुस्तकें हैं वो ग्लैडस्टोन डुंगडुंग 100%। तो 100% जो पुस्तकें हैं वो ग्लैडस्टोन डुंगडुंग के द्वारा लिखी गई है। और झारखंड को समझना हो, आदिवासी समाज को समझना हो, आदिवासी समाज के कॉन्फ्लिक्ट को समझना हो और उसके स्ट्रगल को समझना हो, तो ये पुस्तकें आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। लेकिन आज मैं एक दूसरे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। दरअसल यह मुद्दा है मीडिया नैरेटिव का। और बताने की जरूरत नहीं कि इस आधुनिकता के दौर में जो समाज है, जो विभिन्न सामाजिक समूह है, वे कई स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वे राजनीतिक पार्टियों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सांस्कृतिक संगठनों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रेस में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी का हिस्सा है मीडिया नैरेटिव। अक्सर कहा जाता है कि भाजपा और आरएसएस के द्वारा मीडिया को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आपका दोस्त ही आपका दुश्मन नजर आने लगता है। तो मीडिया और मीडिया नैरेटिव अपनी जरूरतें हैं और बड़ी लड़ाई का ये बड़ा हथियार है। ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने आज इसी की शुरुआत की है। आदिवासी युवकों को इस मीडिया नैरेटिव को कैसे गढ़ा जाए उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ग्लैडस्टोन भाई, जब तमाम तरह के मीडिया यहाँ है, सो कॉल्ड एलिट मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, सो कॉल्ड मुख्य धारा के मीडिया, सो कॉल्ड हाशिए के मीडिया, बावजूद इसके आप ट्राइबल कम्युनिटी के युवाओं को जो मीडिया नैरेटिव की कोर्स करवा रहे हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, ये जो हम लोग सीरीज ऑफ वर्कशॉप कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग, इसका नाम ही है नैरेटिव बिल्डिंग कार्यशाला। इसमें हम युवाओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नैरेटिव क्या है, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होता है, पॉलिटिकल नैरेटिव का उपयोग किस मकसद के लिए किया जाता है, कौन करता है। आपने जो सवाल पूछा कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है यहाँ पर, उसके बाद भी इस तरह नए चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है, आप देख रहे होंगे कि खासकर संघ परिवार, पूरा का पूरा आरएसएस, बीजेपी और पूरा उनका कुनबा बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास और फर्जी नैरेटिव गढ़कर और उसको परोसकर पूरे आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाने का जो काम कर रहा है, इसके साथ साथ आदिवासी पहचान को मिटाने की साजिश है, सरना को सनातन में समाहित करने की जो साजिश चल रही है, ताकि जो आर्य लोग 3500 साल पहले यूरेशिया से भारत आए हैं, वो भारत भूमि को अपना भूमि घोषित कर पाए। असल में ये बड़ी पहचान की लड़ाई है। तो ये पूरा जो नैरेटिव चल रहा है, इसके द्वारा ये लोग 3 चीजों को हासिल करना चाहते हैं। एक तो आदिवासी पहचान और अस्तित्व को नेस्तनाबूद करते हुए अपनी पहचान को भारत में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि ये बता सके कि इनके पुरखे कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि भारत भूमि में ही जन्म लिए थे, तो भारत भूमि उनकी है। नंबर 2, भारत में जो भी सत्ता है, चाहे केंद्र की सत्ता है, राज्यों की सरकारें हैं, सत्ता पर हमेशा इनके लोग रहे, दूसरे लोग नहीं आना चाहिए। तीसरा इनका मकसद है भारत का संविधान, जो ओबीसी, दलित और आदिवासी, जिसको ब्राह्मणों ने शूद्र, अच्युत और दानव घोषित किया, वो लोग भारत के संविधान की वजह से बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे
गवर्नर सेंटर में या स्टेट में, कहीं पे सेक्रेटरी लेवल पर, कहीं डायरेक्टर लेवल पर, तो कोई मंत्री बना हुआ है, तो कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो ये चीजों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग कि भारत में, भारत के संविधान को हटाकर जो है मनुस्मृति को रिप्लेस किया जाए। तो ये 3 इंटेंशन के तहत जो है कि पूरे फर्जी नैरेटिव, बेबुनियाद इतिहास और बेबुनियाद तथ्य परोस कर पूरा चीज खेल खेला जा रहा है। और इसमें आप देखिएगा, जो मीडिया की बात आपने की, आज आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया, अंबानी और अडानी मालिक है, और वो कहाँ, उनका असली में वही ब्राह्मण क्षत्रिय वश उनके अंदर में ही चला गया सब कुछ चीजें। यहाँ झारखंड का भी मीडिया देखिएगा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, या अभी सोशल मीडिया भी देख लीजिए, जितना यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सारे चैनलों को यही जो है कि आरएसएस बीजेपी का कुनबा चारों तरफ से फंडिंग कर रहा है। आदिवासियों के नाम से जितने कार्यक्रम चल रहे हैं राज्य में, हर जगह कोई ना कोई स्रोत से वो लोग फंडिंग कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा एक कॉन्क्लेव हुआ जहां पे मेरा बहुत ज्यादा बकझक हुआ उसको लेके। तो ये सब चीजें चल रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि ये सारे जो नैरेटिव क्रिएट की जा रही है और आदिवासियों का आपस में मुर्गा लड़ाया जा रहा है, और मुर्गा लड़ा कर आदिवासी पहचान को वनवासी में तब्दील करने की जो कोशिश है, सरनाथ को सनातन में समाहित करने की कोशिश है, और हमारी जमीन, जंगल, खनिज संपदा सबको जो है कि बाहरी ताकत को सौंपना है। विगत 25 साल में देखिए, 13 साल 63 दिन तक बीजेपी ने शासन किया। उन दिनों ये लोग 3 उद्योग नीति लेके आए, पेशा कानून लागू नहीं किया, बाहरी जनसंख्या को अनुसूचित क्षेत्र में भर दिया। आज परिसीमन लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल सीट जो बढ़ेगा, आदिवासियों का सीट घटेगा। तो ये एक तरह से सीट का डिलिस्टिंग हो गया। दूसरी तरफ अभी एसआईआर हो रहा है, उसमें बहुत सारे आदिवासी, चाहे वो ईसाई धर्म को मानता है, सरना धर्म को, हिंदू धर्म को मानता है, उनका डिलिस्टिंग हो रहा है एसआईआर से। अब देखिएगा लाखों की संख्या में डिलिस्टिंग हो रहा है। तीसरा, ये लोग डिलिस्टिंग के नाम से फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं। तो ये सारे चीजों को एनालिसिस कीजिएगा तो कुल मिलाकर आदिवासी पहचान, आदिवासी अस्मिता और आदिवासी अस्तित्व को ही मिटाने का ये काम चल रहा है। इसीलिए हम लोग अपना फोर्स तैयार कर रहे हैं। वो फोर्स एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम लोग पॉजिटिव नैरेटिव के साथ में जाएंगे और हमारे आदिवासी समुदाय को एक नया दिशा देंगे, ताकि हमारे जो मूल मुद्दे हैं, चाहे आदिवासी पहचान का है, सरना कोड का है, जल जंगल जमीन का है, उन मसलों पे हम लोग लड़ेंगे। और ये आरएसएस के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया फर्जी जो मुद्दे हैं, चाहे वो डिलिस्टिंग का हो, धर्मांतरण का हो, या आरक्षण का जो लाभ लेने का मामला हो, ये सारे चीज जो है कि साइड हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक विस्तार पूर्वक इन चीजों को रखा। एक चीज जो आप बराबर इधर आप लोग कहते रहे हैं, डीलिस्टिंग और डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के मामले में आपके लगातार बैठकें भी हो रही है। डिलिमिटेशन के साथ एक चर्चा इधर इन दोनों जो सामने आ रही है कि धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, तमाम शहरों में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास डबल राशन कार्ड है। बिल्कुल, डबल राशन कार्ड है। तो एक तरफ तो सवाल उठता है, ये लोग कौन है? क्योंकि सब यहाँ एलिगेशन बराबर लगता रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया का, कि बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। लेकिन इन तमाम शहरों में, जैसा कि मैंने कहा, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इसमें लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास डबल राशन कार्ड है। तो इन्हें किस श्रेणी में रखा जाए? नहीं, यही तो, इसीलिए हमारा ये जो वर्कशॉप है, इसका मकसद यही है कि हम लोग देख रहे हैं बहुत स्पष्ट, चाहे आरएसएस और बीजेपी और इनका पूरा कुनबा ये झूठा नैरेटिव या हाफ नैरेटिव फैलाते रहता है और अपनी राजनीति की रोटी सेकता है। तो हम लोग ये इस वर्कशॉप में हमारे आदिवासी युवाओं को टेक्निकली साउंड कर रहे हैं, बौद्धिक रूप से जो है कि उनको समृद्ध कर रहे हैं, इनका कौशलता बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एआई का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, उस पर एक पूरा सेशन हुआ है। हमारे पास जो कानून है उसको कैसे उपयोग किया जाए, उस पर एक सेशन हुआ है। नैरेटिव को लेकर हुआ, अभी नए नैरेटिव कैसे गढ़ेंगे उस पर अभी सेशन चल रहा है। तो हम लोग इन सबके द्वारा इसी चीज को तो एक्सपोज करने का हम लोग पूरा योजना और रणनीति बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सच्चाई है कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया आने और वहां डेमोग्राफी चेंज करने का नैरेटिव जम के बीजेपी के राज्य के नेता और राष्ट्रीय नेता सभी ने फैलाया।
इवन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अभी भी कह रहे हैं। लेकिन यही नेताओं से आप पूछिए, बीजेपी नेताओं से, ये रांची में डेमोग्राफी चेंज हुआ, वो कौन सा घुसपैठियों ने चेंज किया? आपका जमशेदपुर में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वो कौन सा घुसपैठिए ने इसको चेंज किया? इसके भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर में 24 आदिवासी गांवों को कब्जा करके टाटा को बैठाया गया। वहां पे आप देखिए, आपका बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग गैर आदिवासी आके वहां पर भर गए। आप देखिए, अनुसूचित क्षेत्र है, उसके बावजूद लोकसभा को जनरल कर दिया, दोनों विधानसभा को जनरल कर दिया। एक विधानसभा से छत्तीसगढ़ का आदमी चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बना, एक विधानसभा से बिहार का आदमी चुनाव जीत के यहां मंत्री बना। तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? तो वहां जिस तरह से डेमोग्राफी गैर आदिवासियों ने चेंज किया है, उस पर बीजेपी कुछ बात नहीं करता। उसी तरह रांची आइए, रांची अनुसूचित क्षेत्र है। एक समय में रांची के 90% गांव मुंडाओं के नाम से होते थे, मुंडाओं के थे। आज उस रांची को देख लीजिए, किसने यहाँ का डेमोग्राफी चेंज किया है? पूरे देश भर के लोग आके, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार के लोगों का होगा, वो भर गए। रांची का लोकसभा जनरल, 2 विधानसभा जनरल, 1 विधानसभा एससी, आदिवासी कहां जाएगा? यहाँ का जो है 53 वार्ड है, उसमें से 12 ही मात्र है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित, और बाकी सब जनरल। कौन लोग हैं जिन्होंने डेमोग्राफी बदला रांची का? उसकी चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारे युवा लोग इन्हीं सब चीजों को लेके जनता के सामने, लोगों के सामने लेके आएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे कि फर्जी नैरेटिव, बेबुनियाद इतिहास, झूठा जो तथ्य पेश किया जाता है, उस पर विश्वास मत कीजिए, सच को जानिए, और सच ही आपको जो है कि सही रास्ता पर दिखाएगा। सच क्या है, यही तो विवादास्पद है ना। गोदी मीडिया भी, जिसे आप लोग या समाज का एक बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया के रूप में कहता है, वो भी तो सच होने का ही दावा करता है ना। आपका भी सच भी तो ऐसा ही हो सकता है जो गोदी मीडिया का सच हो। नहीं, आप देख रहे हैं ना, लोग तय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आपका संविधान में जो प्रावधान है उसको पेश कर रहे हैं, जो कानूनी प्रावधान उसको पेश कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, झारखंड में भाजपा के शासनकाल में 2 कानून संविधान के अनुच्छेदों को उल्लंघन करके पेश बनाया गया, अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा गया। पहला कानून झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, संविधान का अनुच्छेद 244(1), 254 और 243 एम का उल्लंघन करके अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा गया। उसी तरह नगर पालिका अधिनियम 2011, संविधान का अनुच्छेद 243 जेड-सी-1 का उल्लंघन करके थोपा गया। तो लोग खोल के देखेंगे ना कि सच हम बोल रहे हैं कि सच जो है कि झूठा नैरेटिव पेश करने वाले लोग बोल रहे हैं। हमने कहा कि बीजेपी ने 3 औद्योगिक नीति बनाया, 2001 में, 2012 में और 2016 में। लोग खोज के देख लें, सरकारी दस्तावेज है, आरटीआई लगाए, सच्चाई पता चल जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हम लोग सारे तथ्यों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का कुनबा जो पॉलिटिकल नैरेटिव पेश कर रहा है यहाँ, उसमें कुछ भी आंकड़ा नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है। सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर ये उनका वोट लेकर सत्ता में जाते हैं, और हम आदिवासियों की पहचान को मिटाते हैं, वनवासी बनाते हैं, हम लोग को सरना को सनातन बनाते हैं, और हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदा को पूंजीपतियों को सौंपते हैं। एक लास्ट सवाल होगा, चूंकि आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो नैरेटिव तभी गढ़ पाइएगा जब आपके पास मीडिया हो। झारखंड में जिस तरह के बड़े बड़े मॉल बने हैं, एक भी मॉल आदिवासी के नहीं है। बिल्कुल, झारखंड में जितने भी जो इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्री हैं, उसका एक भी मालिक आदिवासी नहीं है। उसी तरीके से झारखंड में जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, उसमें एक भी आदिवासी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जितने भी मीडिया हाउस हैं, उसमें एक भी मीडिया हाउस आदिवासी समाज के पास नहीं है। फिर अब मीडिया नैरेटिव गढ़िएगा कैसे? वो सही बात है कि एक भी बड़ा मीडिया हाउस आदिवासी के पास नहीं है। छोटा मोटा यूट्यूब चैनल सब कुछ कुछ लोगों के पास है, वो भी नहीं है। हाँ। वो किन्हीं और का है, वो हम एम्प्लॉयर हाँ। हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोग इसको कैसे करेंगे। आप जैसा जो कुछ पत्रकार हैं, जो हमारे साथी हैं, आपको याद होगा कुर्मी महतो वाला मूवमेंट में जब ये लोग फर्जी तथ्यों को पेश कर रहे थे कि 1931 का जनगणना में उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, वो जो है कि राढ़ सभ्यता के वासी हैं, वो 65,000 साल से उनके पुरखे यहाँ पे निवास कर रहे हैं,
तो सभी मीडिया तो उनका ही नैरेटिव पेश कर रहा था। उन सारे तथ्यों को हमने कैसे जो है कि साफ कर दिया, खत्म कर दिया, आप जैसे मित्रों की वजह से। तो हमारा है कि निश्चित तौर पर मीडिया हाउस हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कौन हमारे ऐसे मित्र पत्रकार बंधु हैं, कौन लोग हैं जो आदिवासियों के मुद्दों को समझते हैं, संजीदा सवालों को समझते हैं, और वो समझते हैं कि कौन सा मसला है जिसको हमें सामने लाना चाहिए, वो दिखाते हैं और आगे भी दिखाएंगे ऐसे। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसका हम उपयोग करके अपने चीजों को सही दिशा में ले जाएं। फर्जी नैरेटिव, झूठा इतिहास और बेबुनियाद तथ्य पेश करते हैं, इसको खारिज करें और नए नैरेटिव और तथ्यपरक नैरेटिव और सही इतिहास, सही तथ्य समाज में पेश करें। जैसा कि मैंने कहा कि करीबन करीबन 1 से 1.5 लाख कहा जा रहा है राशन कार्ड जो है डबल राशन कार्डधारी है। तो क्या आदिवासी समुदाय की ओर से, यहाँ के मूलवासी समुदाय की या आप जैसे एक्टिविस्टों की ओर से इसके खिलाफ कोई मुहिम चलाया जाएगा? बिल्कुल। आप अभी जो परिसीमन का हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, आप देखिएगा 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि ये मुद्दा उठेगा और उठ चुका है। पिछले बार हम लोगों ने मीटिंग किया था, वहां भी ये मुद्दा उठाया कि भाई ये डबल राशन कार्ड किनके पास है, डबल जो है कि वोटर कार्ड किनके पास है, जो इस राज्य में भी वोट देते हैं, दूसरे राज्यों में भी वोट देते हैं। तो ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि जब बीजेपी आरएसएस के लोग संताल परगना में डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं, मुसलमानों की वजह से डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, तो हम भी डेमोग्राफी चेंज की आवाज उठाएंगे कि रांची में डेमोग्राफी चेंज हुआ वो कौन लोग हैं, इसका भी हिसाब होना चाहिए। जमशेदपुर में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ वो कौन लोग हैं, इसका भी हिसाब होना चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिएगा वो लोग जो है कि एकदम शिथिल पड़ जाएंगे, उनका नैरेटिव जो है कि फुस हो जाएगा। और आपने चुनाव में भी देखा उनका नैरेटिव नहीं चला। एक हाल में जो घटना आई है शायद लोहरदगा या लातेहार से कहीं से आई है, एक गांव है जहां पादरी और फादरी को प्रवेश पर रोक लगा दिया गया, वहां पे उसका पोस्टर जारी किया गया है। हाँ, ये है आपका लोहरदगा का भंडरा प्रखंड का हत्ती गांव, और उसे एक बड़ी उपलब्धि के बतौर पेश किया जाता है। आपको देखिएगा, आपने ज्यूरी मॉडल पर भी काफी चर्चाएं की अपने वीडियो में, है ना। तो अभी झारखंड में 2 मॉडल है, ग्राम सभा के 2 मॉडल आए हैं। एक आपका जो है कि ज्यूरी मॉडल, जो आपको समृद्धि दिखाता है, एकता की ओर दिखाता है, जहां जो है कि प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, वहां पे सारे लोग एक साथ रहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये एक मॉडल है ग्राम सभा का। दूसरी तरफ हत्ती गांव, जहां पे नफरत है, वैमनस्य है, हिंसा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई है, झगड़ा है। तो आप झारखंड के लोगों को तय करना है कि ये ज्यूरी मॉडल का ग्राम सभा में रखेंगे, उस ग्राम सभा मॉडल को अपनाएंगे, या हत्ती ग्राम सभा को अपनाएंगे। और उनके ओर से कहा जा रहा है कि वे कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। आपको बताते हैं, ये लोग जो हैं, जो लोग ये बना रहे हैं, ये वही आरएसएस बीजेपी के धांगर हैं जो बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास और फर्जी नैरेटिव गढ़ते रहते हैं और उसको प्रमोट करते रहते हैं। इन सारे लोग अपनी निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए आदिवासी समुदाय में, आदिवासी गांवों में हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये असल में असंवैधानिक काम है। असंवैधानिक काम कैसे है, आपको इसके लिए देखना होगा संविधान का अनुच्छेद 13(2) देखिए। 13(2) क्या बोलता है? संविधान का अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार का हनन करने वाला कोई भी कानून स्टेट नहीं बना सकता है, और अगर कोई कानून है जो किसी का मौलिक अधिकार को हनन करता है तो उस स्थिति में वो कानून स्वतः जीरो हो जाएगा। उसी तरह संविधान का अनुच्छेद 13(3) का के तहत जो रूढ़ी प्रथा को विधि का बल मिला हुआ है, मतलब ग्राम सभा को, अगर वो भी किसी का मौलिक अधिकार को हनन करता है तो वो वहां पर जीरो हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, फादर को गांव में हेलना ये मौलिक अधिकार कैसे होगा? वहां आप बोर्ड पर ही ना क्या बोल रहे हैं, फादर, पादरी और जो धर्मावलंबी ईसाई धर्म को मानते हैं उनको प्रवेश निषेध। आप देश में किसी व्यक्ति कहीं भी प्रवेश आप निषेध नहीं कर सकते। क्यों प्रवेश निषेध नहीं कर सकते? संविधान का अनुच्छेद 19(1) देख लीजिए,
देश का कोई भी इलाका में कहीं भी कोई भी जा सकता क्या है। उसको ऐसे बैलेंस किया जा सकता था कि फादर पादरी इसके साथ ही वहां पंडित जी या किसी और का भी प्रवेश वर्जित होता? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि फादर और पादरी को हम लोग जो है कि प्रवेश निषेध करके अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, तो जो ब्राह्मण जो जा रहा है या दूसरे गैर आदिवासी जा रहे हैं, उनका तो पूरा मूल पहचान टोटेम किली को ही बदल दे रहा है। कुमार कुमारी देवी लिखवा दे रहा है, भगत लिखवा दे रहा है। ये उनका संस्कृति पे पहचान पे खतरा नहीं है क्या? वहां पे मंदिर बन रहे हैं, वो खतरा नहीं है? सरना को जो है कि मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, खतरा नहीं है? तो कहने का मतलब इनका, ये लोग जो है एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा, एक आंख में काजल एक आंख में कुरमा, ये आदिवासी समुदाय लगा रहा है। आरएसएस और भाजपा का प्रोपगंडा कहीं वो तो नहीं आप है। देखिए, आदिवासी समुदाय कभी भी एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं लगाता है। ये पूर्ण रूप से आरएसएस का गाइडेड प्रोग्राम है। और ये इन्होंने कहा भी है ना, मैडम निशा उरांव सिमार ने क्या लिखा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभियान चल रहा है वैसे झारखंड में भी चलेगा। और इनफैक्ट उस बोर्ड को गाड़ने में देखिए मैडम निशा उरांव सिमार, उसके बाद जो जनजातीय सुरक्षा मंच के सनी उरांव टोप्पो थे, तो ये तो क्लियर दिख रहा है ये आरएसएस करवा रहा है। और उसमें भी देखिए, जब गांव वालों ने ऊपर में बोर्ड लिखा तो उसमें कुछ अलग लिखा, और नीचे इन दोनों ने, सनी टोप्पो और निशा उरांव सिमार ने लिखा, उसमें कुछ अलग लिखा हुआ है। देख लीजिए, इससे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि ये आरएसएस का पूरा एजेंडा है। और मैं आपको बताता हूं, इसको लेके ये लोग दो चीज का हवाला दे रहा है, जैसे कि आपका बिलासपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। मैं बताना चाहता हूं, आज की तारीख में विगत 10 साल से अगर देखिएगा तो पूरा अपर जुडिशियरी का इतना बखेड़ा उधेड़ा गया है। क्यों उधेड़ा गया? क्योंकि आप अपर जुडिशियरी पक्षपाती हो गए हैं। बाबरी मस्जिद का मसला देख लीजिए, इतना बड़ा मसला, मुश्किल से ये मसला था किसका? टाइटल सूट का मामला था, जमीन का मसला। जमीन किसका है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा, जब फैसला देना था तो मैं रात में एकदम भगवान से पूछा और फिर वहां से फैसला देते हैं लोग। तो अपर जुडिशियरी अब किसके कब्जे में चला गया? ये पूरा का पूरा आरएसएस के कब्जे में चला गया, जो संविधान को नहीं मानता है। तो वो संविधान का अनुच्छेद 13(3)(2) को क्यों मानेगा? तो ये तो संविधान को ही नहीं मानते ये लोग। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये संविधान के पक्ष में है। ये किसी भी कीमत पर हट्टी गांव में जो की गई है वो संविधान के खिलाफ है। 13(3)(2) का घोर उल्लंघन है। वहां पर पेशा कानून भी जीरो हो जाता है अगर आप किसी का प्रवेश निषेध करते हैं। आप सिंपल देखिए ना, जब 2014 से 19 के बीच बीजेपी की सरकार झारखंड में थी, तब जब आदिवासी लोग, मुंडा आदिवासी लोग खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के 200 गांव में पथलगाड़ी किया। और क्या कहा कि 5वीं अनुसूची हमारा जमीन और जंगल और हमारा इलाका को नहीं सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 5वीं अनुसूची हमारा जमीन को नहीं बचा पा रहा है, कोई भी कानून नहीं बचा पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रवेश निषेध लगा रहे हैं। तो जब उन्होंने पत्थलगाड़ी किया तो उसको असंवैधानिक बोलते हुए 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया। 115 लोगों पर बीजेपी सरकार ने जेल में डाला। तो जब खूंटी के 200 गांव में पत्थलगाड़ी करना, वो प्रवेश निषेध करना असंवैधानिक था, तो हट्टी गांव में प्रवेश निषेध करना संवैधानिक कैसे हो सकता है? ये असंवैधानिक कैसे नहीं है? ये सवाल तो है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। इसको तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस पर बहस होनी चाहिए। तो आपने समझा किस तरह नैरेटिव और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वो कई बार नैरेटिव के जरिए ही लड़े जाते हैं। खासकर जो डिप्राइव्ड क्लास होता है वो अपनी लड़ाई के क्रम में कई बार असहज महसूस करता है और उसे भी जरूरत होती है एक नैरेटिव की। ये जो तमाम मुद्दे गिनाए गए डिक्लेरेशन डुंगडुंग की ओर से, कहीं ना कहीं इसमें भी एक नैरेटिव की जरूरत है। आप समझ सकते हैं, उस नैरेटिव के काउंटर एक अलग नैरेटिव तैयार करने के लिए या उस लड़ाई को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए अब उसकी प्रयोगशाला शुरू हो चुकी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।